लेकिन आपकी ज़रूरत 3-4 फंड से पूरी हो जाती है। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कोई वैल्यू फंड और कोई कॉन्ट्रा फंड। मिड कैप, स्मॉल कैप या किसी सेक्टर फंड या किसी थीमेटिक फंड में चिंता ये है कि कभी अच्छा करेगा तो उस समय आपको निकाल लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये फ्लेक्सी कैप फंड्स के का बहुत पॉपुलर हो जाना है, ये अपने आप में नुकसान कर रहा है। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम हमेशा से ये सुनते आए कि म्यूचुअल फंड्स जीवन को आसान बनाने के लिए आए हैं, लेकिन अब जब एक साथ इतने सारे फंड्स आ गए हैं, इतने सारे फंड्स लॉन्च भी हो रहे हैं, अब ऐसे में सिंपल कैसे रखना है अपने इन्वेस्टमेंट को, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज इस वीडियो विश्लेषण को ध्यान से देखिएगा। स्वागत है धीरेन्द्र आपका। धन्यवाद आप। जैसा मैंने आपको कहा कि इतने सारे फंड्स आ गए हैं, अब इतने सारे फंड्स में से लोगों के लिए उसको चुनना और अपने लिए बेस्ट कौन सा है उसको चुनना कितना मुश्किल है? अब बहुत मुश्किल है, और ख़ास कर जो हम लोग अपनी ज़िंदगी के दूसरे डायमेंशंस में देखते हैं कि नया चीज़ बेहतर होता है, कार का नया मॉडल पिछले वाले से बेहतर होता है। तो ये धारणा हर जगह होती है कि ये नया जनरेशन का चीज़ है। तो जब नया फंड आता है तो लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा कि भाई ये तो अब नया फंड आ गया, तो पुराना वाला तो पुराना है, उससे ज़रूरी है कुछ खास बेहतर होगा। ऐसा नहीं है, और ये लोगों के लिए बिल्कुल दुविधा होता है कि क्या करें। और ख़ासकर जब आपके पास सैकड़ों तरीके का आज इंडेक्स फंड है, सैकड़ों तरीके का ETF है, सैकड़ों तरीके का थीमेटिक और सेक्टर फंड है, तो आपको लगता है, और जब आप रिटर्न के आधार पे देखते हैं और आप नए निवेशक हैं, पिछले 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल आप देख के आप अपना मन बनाते हैं, तो उसमें लोगों को समझ में नहीं आता है कि बाज़ार में बाज़ार साइक्लिकल है, क्यों अच्छा करता है, क्यों ख़राब करता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके अच्छा करने के लिए क्या करना ज़रूरी है, कन्फ्यूजन बढ़ता है। और ये हमारी ज़िंदगी के हर एरिया में ये देखा जाता है। अगर आप शैम्पू खरीदने जाइए, साबुन खरीदने जाइए, कार खरीदने जाइए या वॉशिंग मशीन खरीदने जाइए, तो आपके ये दुविधा आपको रहेगा कि हर दाम के लिए आपके पास 25 ऑप्शन है। तो कम से कम वहाँ पे एक दाम होता है, एक डिफरेंशिएटर के 10,000 रुपये से कम वाला, 3,000 रुपये से कम वाला, 10,000 से 20,000 के बीच में। यहाँ पे वो भी नहीं है, यहाँ पे हर म्यूचुअल फंड का दाम बराबर ही है। अब जो म्यूचुअल फंड का डिज़ाइन है, हाँ आप मान लीजिए कि NAV ऊपर है नीचे है, लेकिन वो केवल उम्र की वजह से म्यूचुअल फंड के कितना पुराना है इसके आधार पे वो हो सकता है। इसलिए लोगों के लिए ज़रूरी है कि थोड़ी जानकारी रखें कि म्यूचुअल फंड को किस तरह से देखना चाहिए, आपके लिए ज़रूरी क्या है। तो सबसे पहले अगर आप ये निर्धारित कर लेते हैं कि आपको इक्विटी चाहिए कि डेट चाहिए। डेट इसलिए चाहिए क्योंकि वो जिस पैसे से आप बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहते हैं। इक्विटी इसलिए ताकि आप लंबे समय के लिए लगाएंगे, ग्रोथ चाहिए। जब ये निर्धारित हो जाए तो मुझे लगता है कि ये ढेर सारे फंड हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत 3-4 फंड से पूरी हो जाती है। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कोई वैल्यू फंड और कोई कॉन्ट्रा फंड। अगर ये 3-4 कैटेगरी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर एक आपके पास, बल्कि इसी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप के कैटेगरी में ही आप ELSS को भी मान लीजिए, एक ऐसा फंड जिसमें आपको टैक्स की छूट मिलती है और वो नॉर्मली हर जगह पैसा लगाता है और किसी खास जगह ज़्यादा पैसा नहीं लगाएगा। मुझे लगता है कि अधिकतर निवेशकों की ज़रूरत इन फंड से पूरी हो जाती है। अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अब इतने सारे फंड्स हैं, और जैसा आपने कहा कि आपने भी बताया कि 3-4 फंड्स हैं, इसमें से अगर ये कहा जाए कि लंबी अवधि के लिए कोई निवेशक एक फंड अपने लिए चुनना चाहता है, कौन सा चुनना चाहिए उसको? अगर मुझे चुनना हो, हालांकि ये तीनों चारों कैटेगरी एक से हैं, और यहाँ पे आपको एक बाज़ार में आपको भागीदारी मिलती है और काफ़ी विस्तृत मिलती है। लेकिन अगर आज मुझे चुनना हो तो मैं एक मल्टी कैप फंड का चुनाव करूँगा। उसका कारण क्या है कि फ्लेक्सी कैप फंड में पूरी आज़ादी है। मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये चारों फंड करते क्या हैं, किस वजह से ये आपके लिए मेन स्ट्रीम चॉइस हो सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड, जहाँ ये समझिए कि कहीं भी इन्वेस्ट करने वाला फंड है। इस फंड को आज़ादी है कि चाहे तो पूरा पैसा लार्ज कैप में लगा दे, पूरा पैसा मिड कैप में लगा दे, पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगा दे, या अपने हिसाब से जहाँ कहीं भी अट्रैक्टिव देखे। तो यहाँ पे किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, और मुझे लगता है कि ये फंड मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि उसको पूरी आज़ादी हो। आप पूरा पैसा दे रहे हैं तो पूरी सेवा लीजिए। और दूसरा जो कैटेगरी है मल्टी कैप, जहाँ पे की पाबंदी है कि कम से कम 25% लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में होना अनिवार्य है। तीसरा कैटेगरी है वैल्यू फंड। यहाँ पे ये सोच ये है कि ये फंड मैनेजर अपनी इच्छा अनुसार उन कंपनियों में पैसा लगाएगा जो कि बाज़ार में माना जा रहा है कि वो किसी वजह से वो सस्ते हैं।
बाज़ार की तुलना में वो सस्ते शेयर्स हैं या आउट ऑफ फेवर स्टॉक्स हैं। उसी तरह से कॉन्ट्रा कि बाज़ार कुछ और सोच रहा है, पर वैल्यू फंड के बारे में उम्मीद ये की जाती है कि बाज़ार की तुलना में वो सस्ते शेयर्स होंगे जी। लेकिन कॉन्ट्रा ऐसा हो सकता है कि बाज़ार के विपरीत वो सोचने वाला फंड हो सकता है महंगा भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सस्ता हो। तो ये 4 फंड जो कि आपको बाज़ार में ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, आपको चिंता नहीं करना होगा कि स्मॉल कैप में लगाएं कि मिड कैप में लगाएं कि कहाँ लगाएं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि इनमें से किसी का भी आप चुनाव करते हैं तो आपको 6 महीना, साल भर, 3 साल में आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर फ़ंड का प्रदर्शन ठीक ठाक है। तो अगर बेहतरीन नहीं भी है, अगर एवरेज से थोड़ा बेहतर है तो आपको फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं होगी। मिड कैप, स्मॉल कैप या किसी सेक्टर फंड या किसी थीमेटिक फंड में चिंता ये है कि कभी अच्छा करेगा तो उस समय आपको निकाल लेना चाहिए जी। जब बहुत बुरा करेगा तो आपको नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो अच्छा करेगा, क्योंकि बाज़ार का हर एक भाग ही साइक्लिकल है। तो वो पहला आपका प्रश्न कि पैसा लगाना कहाँ चाहिए, इन चारों में से किस में चुनना चाहिए। तो अगर आज मुझे लगाना हो, बाकी फंड्स में जो कंस्ट्रेंट्स हैं, फ्लेक्सी कैप फंड में एक मुश्किल क्या हुई है कि ये फ़ंड काफ़ी पॉपुलर हुए, इक्विटी फ़ंड में लोगों का पैसा लगा, और जिन फंड्स का प्रदर्शन अच्छा रहा उसमें इतना ज़्यादा पैसा आ गया है कि लोगों को या अधिकतर फंड लाचारी में लार्ज कैप फंड्स हो गए। अच्छा जी। 80-90% इन फंड्स का लार्ज कैप कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फ्लेक्सी कैप फंड का अधिकतर पैसा लार्ज कैप में लगना ये निवेशकों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि अगर आपको लार्ज कैप में ही लगाना है और 80% फंड इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं, तो इंडेक्स आपको सुविधाजनक तरीके से सबसे कम खर्चे पे आपको उपलब्ध है, तो आपके पास वो दूसरा विकल्प भी है। कम से कम बाजार जितना प्रदर्शन तो आप कभी भी हासिल कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड का खास बात यह है कि हमेशा ही पूरे बाज़ार में इन्फोर्स्ड डाइवर्सिफिकेशन है। मिड, स्मॉल कैप, कैपिटलाइजेशन के आधार पे आपका पैसा डाइवर्सिफाइड रहेगा, जिस वजह से मेरी उम्मीद है कि इन फंड्स का प्रदर्शन बेहतर होगा। और जब आपके पास पैसा ढेर सारा हो जाए, जब आपका पैसा खासा हो जाए, तब मुझे लगता है कि 1/3 पैसा या 1/4 पैसा आपका वैल्यू फंड में लगा होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में, भारतीय बाज़ार में ग्रोथ स्टॉक्स का बोलबाला है। और एक ऐसा फंड जो कि ग्रोथ स्टॉक में नहीं लगा रहा है, जो रिलेटिवली सस्ते स्टॉक्स में लगा, और ग्रोथ स्टॉक हमेशा महंगे होते हैं, तो उनकी तुलना में इनका लगाना, तो ये गिरते बाज़ार में आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी स्टेबल कर पाता है, और ये स्टाइल का डाइवर्सिटी आपके लिए उपलब्ध है। निवेशकों के बीच हमने देखा है दिन सर, पिछले कुछ दिनों में फ्लेक्सी कैप्स के प्रति काफ़ी आकर्षित रहे हैं वो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की, उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी क्वालिटी है, उसकी वजह से। लेकिन क्या ये लचीलापन नुकसान भी देता है? इसकी वजह से नुकसान भी होता है, ख़ासतौर पर लंबे निवेशकों को? लंबे समय के निवेशकों को नुकसान नहीं देता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फ्लेक्सी कैप फंड्स का बहुत पॉपुलर हो जाना ये अपने आप में नुकसान कर रहा है, क्योंकि ये फ़ंड इतने बड़े हो गए हैं। कुछ फ़ंड तो 1-1 लाख करोड़ के हो गए हैं। जो 5-7 साल पहले लगता था कि इक्विटी फंड में 1-2 लाख करोड़ रुपए, भारतीय म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स में इतना लगा हुआ है, वहाँ आज एक फंड 1 लाख करोड़ का हो गया है या कुछ तो पार कर गए हैं। तो उसमें इनके लिए जो लाचारी है कि आपको पैसा डाइवर्सिफाई करना है, लेकिन आप पूरा पैसा डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हैं। अगर आप करना भी चाहिए तो फंड पे असर नहीं दिखेगा। आप सोचिए कि अगर 1 लाख करोड़ का आपका फ्लेक्सी कैप फंड है और उसमें अगर आप चाहते हैं कि 20% स्मॉल कैप में लगे, तो आपको 20,000 करोड़ का स्मॉल कैप फंड उस फ्लेक्सी कैप में चलाना पड़ेगा। और एक फ्लेक्सी कैप फंड में 20,000 करोड़ अगर स्मॉल कैप में लगा हो, तो आप 300 से 400 करोड़ का स्मॉल कैप या छोटी कंपनियों में पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि आप फिर उसके बाद आपके लिए रिस्क बढ़ जाता है। आप लिक्विडिटी रिस्क ले रहे हैं, जब आप बेचना चाहेंगे तो नहीं बेच पाएंगे, खरीदना चाहेंगे तो शायद चलते बाज़ार में खरीदना आसान हो। तो लोगों के ये रिस्की भी है, और ये फंड मैनेजर्स के लिए लाचारी भी क्रिएट कर रहा है। तो ये अधिकतर कैटेगरी के साथ ये समस्या है कि और ये एक म्यूचुअल फंड के साथ, खासकर इक्विटी फंड में ये एक जेनेरिक समस्या है, जिसको कहा जाता है कि विनर्स कर्स, कि आप एक फंड है जो कि अच्छा करता है, इस वजह से पैसा बहुत ज़्यादा आता है, तो जिस वजह से वो अच्छा कर रहा था उसके लिए वो कर पाना असंभव हो जाता है। तो ये बेसिकली आपके जीतने की वजह से जो आपका अभिशाप होता है वो फंड में साबित होता है।
और वो यहाँ दिख रहा है। सबसे आखिर में निवेशकों को ये कैसे तय करना चाहिए कि उनके लिए कौन सी कैटेगरी सही है, इसके बारे में आपने डिटेल में बात कर ली है, लेकिन ये निर्णय लेते हुए कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, उनको कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना ज़रूरी है? उनको देखना चाहिए कि खासकर हमारा श्रोता या हमारा दर्शक वैल्यू रिसर्च पर रेगुलरली आने वाला, उसको तो मैं यही कहूँगा कि आप केवल देखिए कि 3 साल में और 5 साल में कोई फंड अगर अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है और उस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं और वो मल्टी कैप है या फ्लेक्सी कैप है, तो उसमें बने रहिए। और 3 महीने 6 महीने के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से आप अपने फंड को अबैंडन मत कीजिए। बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका। तो देखिए, मेरा टेक अवे तो ये है कि फंड्स की संख्या भी बढ़ेगी और ये जो इन्वेस्टमेंट की कॉम्प्लिकेशन है ये आगे भी बढ़ेगी। आपके लिए मूल मंत्र वही है जो हमेशा से रहा है, अपने इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखिए और डाइवर्सिफाइड रखिए। और ये एपिसोड कैसा लगा लिख के ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ तो लिख के ज़रूर पूछ लीजिएगा। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।